So hello everyone, welcome back in this new video lecture, and today we will going to discuss about one most important topic of chemical kinetics, and that is first order reaction. I have already discussed about that what is the order of reaction and what is the rate of reaction, and in this video lecture we will just discuss about first order reaction. जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, ठीक है। इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे रेट कांस्टेंट के लिए, कैसे जो उसकी हाफ लाइफ टाइम है वो आता है, फुल लाइफ टाइम कैसे आता है, रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलो कॉपी पेन निकालो और शुरू हो जाओ। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल लेक्चर को। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। ओके चलो, तो पहले आपको क्या करना है, इसे अच्छे से लिखना है, ठीक है। क्या करना है, अच्छे से लिखना है। मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या, थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद इसे रेज करके हम समझते हैं इसे अच्छे से। पहले आप लिख लो, इतना कैसे लिखेंगे देखो, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। ये आपको पहले अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ ये आपने लिखा गया, अच्छे से समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया मैं थोड़ा समझा देता हूँ, अभी आगे डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। आगे डिटेल में समझेंगे, मैं थोड़ा समझाता हूँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। हमने रेट कांस्टेंट, जब हमने रेट लॉ पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, तो वहां पे ए की पावर समथिंग आती थी, बी की पावर समथिंग आती थी ना। तो वहां यहाँ पे क्या होगा, देखो ऐसी रिएक्शन, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट केवल एक ही अभिकारक पर डिपेंड करे, ठीक है। वहां पे क्या होता था, जब हमने कल एक एग्जांपल लिया था ए प्लस बी वाला, तो वहां पे रेट ए पर भी डिपेंड करती थी, बी पर भी डिपेंड करती थी। लेकिन अगर वो लेक्चर देखा है तो अच्छी बात, नहीं देखा है तो ऐसे समझ लो, ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनकी रेट किस पे डिपेंड करेगी, केवल और केवल किस पर, एक अभिकारक पर, किसी एक अभिकारक पर। अगर एक ही अभिकारक अभिक्रिया में, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, तब तो फर्स्ट ऑर्डर होगी, ठीक है। अगर मान लो दो अभिकारक हैं, तीन अभिकारक हैं, तो देखना पड़ेगा कि किस पे डिपेंड कर रही है। अगर एक ही अभिकारक पर रेट डिपेंड कर, रेट मतलब वेग या दर, किसी अभिक्रिया का वेग या दर केवल अगर एक अभिकारक पर डिपेंड कर रहा है, तो उस प्रकार की रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो यही हमें लिखना है, क्या लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, वेग का या दर, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग केवल किसी एक अभिकारक की सांद्रता, किस पर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना, केवल एक, किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग या जिसकी दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। फिर देखते हैं और कुछ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको एज इट इज लिख देनी है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ ये कहाँ से आया क्या है, ठीक है। पहले तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी समय पर अगर हमसे कोई कहे कि वेग स्थिरांक हमें निकाल के दिखाओ टी टाइम पर, ठीक है, कह दे कि 10 समय बाद आपको निकालना है वेग स्थिरांक, 10 मिनट बाद, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, k 2.303 डिवाइडेड बाय t log 10 a0 माइनस t क्या है, टाइम जो भी दिया है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी, a नॉट क्या है, जो भी हम अभिकारक लेंगे, ठीक है, जो भी हम अभिकारक लेंगे अभी रिएक्शन में, जैसे मान लो ये हमने कोई रिएक्शन ली a और ये b बना रही है, ठीक है। तो ये जितना हमने अमाउंट इसका लिया था स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, सांद्रता कितनी थी, वही है हमारी a नॉट, ठीक है। और 30 समय बाद मान लो 5 मिनट ये रिएक्शन हो गया, हमसे पूछा कि 5 मिनट बाद बताओ वेट कांस्टेंट कितना होगा। हमसे पूछा कि ये रिएक्शन हो रही है 5 मिनट बाद, आप बताइए कि इसका रेट कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो ए नॉट हमारी कंसंट्रेशन थी, हमने ए नॉट डाला था, इसका ए का जो कंसंट्रेशन थी स्टार्टिंग में ए नॉट थी। अब टी सेकेंड बाद या टी मिनट बाद जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा टी टाइम हो गया, तब जितनी घट जाएगी वो है x, और जितनी बचेगी ए नॉट में से x घटा लेंगे तो जितनी बचेगी, ठीक है, जितनी बचेगी वही हमारी क्या है, ए नॉट माइनस एक्स, वो टी समय के बाद बची हुई सांद्रता होगी किसकी, ए की, ठीक है। तो ये लिख लेंगे। इसी प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु, अर्धायु क्या होती है अभिक्रिया की, जिस समय में कोई अभिक्रिया आधी हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, आधी कंप्लीट हो जाए, आधी का मतलब आधी कंप्लीट हो जाए, जैसे 100% कंप्लीट होनी है उसको, कोई अभिक्रिया कितनी होती है, 100% कंप्लीट होगी, तो 50% कंप्लीट हो जाए जिस टाइम में, उसी को हम बोलेंगे क्या, उस अभिक्रिया का हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। मान लो ये अभिक्रिया
40 मिनट में हो रही है 100% कंप्लीट, कोई अभिक्रिया 40 मिनट में 100% कंप्लीट हो रही है तो उसका हाफ लाइफ टाइम क्या है 20 मिनट। 20 मिनट में कितनी हो जाएगी, हाफ आधी 50% कंप्लीट हो जाएगी, तो वो हो गया 20 मिनट क्या होगा उसका हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, और जो 40 मिनट में 100% पूर्ण हो रही है उसको बोलते हैं फुल लाइफ टाइम। ठीक है, चलो या खाली लाइफ टाइम बोलते हैं। आगे देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आधार मैंने आपको बता दी, इस फार्मूले से निकालेंगे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। के क्या है, रेट कांस्टेंट, यहाँ भी के क्या है, रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये कैसे आई वैल्यू, ये कैसे आया, ये अभी हम डेरिवेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल। अभी आपको लिख लो, ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि वहाँ एग्जाम में डेरिवेशन बहुत ही कम आता है और ये हमसे इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर डेरिवेशन आ जाता है, आता भी है, ऐसा नहीं कि आता ही नहीं है, आता भी है, लेकिन बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन इस पे और इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो आपको ये फार्मूले तो याद ही करने हैं। ठीक है, तो ये 0.693 डिवाइड बाय के, ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु, जहाँ पे के क्या है, वेग स्थिरांक, और टी हाफ क्या है, हाफ मतलब आधा, मतलब अर्धायु है। ठीक है, अभिक्रिया की। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल तो आपको देके ही आना है। अगर 60 में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 या 3 नंबर में, तो यही पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आगे कुछ भी नहीं पूछता है, ना फार्मूला पूछता है, ना कुछ भी, इतना ही पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी रेट केवल और केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी 2 एग्जांपल लिख देंगे, मैंने इतने सारे यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए। तो एग्जांपल क्या है, इनवर्टेज, देखो क्या होता है, जब क्या होता है सुक्रोज, ये क्या है चीनी, सुक्रोज। ठीक है, जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है इनवर्टेज एंजाइम की वजह, ये क्या लिखा, इनवर्टेज एंजाइम होती है, इसकी प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ये बन गया ग्लूकोज, ये बन गया फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटल। हमने बताया था ना, ऑर्डर हम बता नहीं सकते किसी विक्रिया को देख के, हाँ यहाँ से देख के बता दो कि हाँ इसका फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर हम देख के नहीं बता सकते, ये सब एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है तब पता लगता है। ठीक है, चलो, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमेशा याद ही रखनी है आपको। ठीक है, हमेशा आपको याद रखनी है कि जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर होता है, जब सुक्रोज का इन्वर्जन किया जाता है या सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, इसकी इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ये जो अभिक्रिया है वो फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपको याद ही रखना है। किस प्रकार की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसी प्रकार ये है N2O5, तो ये इसमें टूटता है 4NO2 + O2, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये किसमें टूट गई, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या है ऑक्सीजन, इसमें टूट गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तीसरा देख लो, ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये किसमें टूटता है, वाटर और ऑक्सीजन में, ये भी ध्यान रखेंगे कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये याद ही रखनी है, कोई भी 2 याद रखो, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले 4 ऑप्शन दे दे इसमें से कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको सभी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, अमोनियम नाइट्राइड है, देखिएगा अमोनियम नाइट्राइड है, ये किसमें टूटता है, N2 नाइट्रोजन गैस और 2H2O में। ठीक है, ये भी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे जितने भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव या तो रेडियो एक्टिव अपघटन होता है, जो भी हो, ठीक है, जितने भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस होंगे वो सभी फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं, ये बात ध्यान रखिए। जितने भी देखो, ये क्या है 88 रेडियम 226, तो क्या होता है 88 रेडियम 222 बच जाता है और 2 हीलियम निकल जाते हैं। ठीक है, 2He4 हीलियम ना भी निकल जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जितने भी रेडियो एक्टिव वाले ऐसे प्रोसेस होंगे वो सभी किसमें आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ये देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये एस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बनता है, एसिटिक अम्ल और ये मेथिल अल्कोहल। तो एस्टर का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो भी किसके अंदर आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंदर ही आता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें आप नोट करो, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं और इनका डेरिवेशन करते हैं, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। ठीक है, इतनी बातें नोट करो, नोट करो, ओके, नोट करो, आगे मूव करते हैं। जो फॉर्मूले लिखे थे उनके लिए डेराइव करेंगे हम, कि जो हमने फॉर्मूले लिखे थे पहले उनको कैसे करेंगे, मतलब वो के कहाँ से आए, कैसे डेराइव हुए। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहले डेराइव करेंगे अपना जो के का जो फॉर्मूला था हमारे पास, जो हमारा वेग स्थिरांक था वो कैसे आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसी को हम डेराइव करेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना, की जो वेग स्थिरांक था वो कैसे आया। ठीक है, तो हम कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लेंगे, माना ए, ये कोई हमने रिएक्शन मान ली।
ठीक है। और रिएक्शन कैसी मानी है, फर्स्ट ऑर्डर की, ये बात ध्यान रखिएगा। हमने रिएक्शन कैसी मानी है, फर्स्ट ऑर्डर की। क्यों मानी फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी के लिए हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि जो के की वैल्यू होगी वो क्या आएगी। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लिया हमने ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर मैं रेट लॉ, लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इस रिएक्शन की रेट लिखूं तो क्या होगा, रेट जो होगी इस रिएक्शन की वो बराबर होगी के रेट कांस्टेंट और ए की पावर 1। इसी के, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की पावर 1 इसी पे डिपेंड करेगी। किसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ। ये तो रेट लॉ कहता है कि किसी रिएक्शन की रेट हो केवल केवल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, किसकी, अभिकारक की। अभिकारक यहाँ पे कितना, एक, और हमने फर्स्ट ऑर्डर मान लिया, इसलिए पावर भी कितनी हो जाएगी, एक की। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसे डाल लेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, डाल लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आप देखो यहाँ पे एक बात लिखेंगे, एट टी बराबर 0, एट टी बराबर 0। ठीक है, जो कंसंट्रेशन ए है हमारी, जो अभिकारक है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमने मान ली ए नॉट। कितनी मान ली, ए नॉट। ये बात समझ गए। एक टी बराबर 0 पर जो हमारी कंसंट्रेशन है अभिकारक की, स्टार्टिंग में जब 0 टाइम था तो हमने जब एनालिसिस करनी स्टार्ट की तो हमारी कंसंट्रेशन ए की थी, वो ए नॉट। और एक टी बराबर टी टाइम, कुछ टाइम बीत गया तब हमारी जो कंसंट्रेशन ए की हो जाएगी आफ्टर टाइम टी। ठीक है, ये बात समझ लो, आफ्टर टाइम टी कितनी बचेगी, ए नॉट माइनस एक्स। कितनी बचेगी, ए नॉट माइनस एक्स। ये बात समझ गए। इसका मतलब जो एक्स कंसंट्रेशन है वो इसमें से घट गई, मतलब इतनी कंसंट्रेशन घट चुकी होगी तो इतनी कंसंट्रेशन की बढ़ चुकी होगी। क्योंकि क्या होता है अभिक्रिया में, क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है, प्रोडक्ट बनता रहता है और रिएक्टेंट क्या होता रहता है, घटता रहता है। ठीक है, समझे। जो होता है प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, बनता रहता है, और रिएक्टेंट जो होता है वो घटता रहता है। ठीक है, आप देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। चलो आगे देखते हैं अब क्या करेंगे। आगे क्या करेंगे, देखो ये इतना समझ में आया। अब आगे करेंगे, देखो ये से इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, पहली समीकरण। चलो आप क्या करेंगे, यहां से देखते हैं हमें किस पे निकालने, टी टाइम पर। और हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो, लिख लो, कि जो हमने जब स्टार्टिंग में रेट पढ़ी थी तो रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर हमने पढ़ा था क्या था, dx अपॉन dt। ये बात पढ़ी थी हमने कि रेट बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt। तो यहाँ रेट की जगह पे मैं लिख दूंगा dx अपॉन dt, और बराबर में क्या है, के ई। ठीक है, ये तो है। अब मैं किस पे, ये भी जो भी रिएक्शन है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, रेट कांस्टेंट में निकालना चाहता हूँ। किस टाइम पर, टी टाइम पर। यही तो है ना, मैं टी टाइम पर निकालना चाहता हूँ रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो कंसंट्रेशन ए है वो टी टाइम पर कितनी है, ए नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ पे कितना रख दूंगा, ए नॉट माइनस एक्स। ये बात समझ लो ध्यान से। ठीक है, तो dx अपॉन dt बराबर के, और यहाँ पे मैं कितना रख दूंगा, ए नॉट माइनस एक्स। क्यों रखा है, समझ में आ गया, क्योंकि मुझे टी टाइम पर निकालना है और टी टाइम पर मैंने कंसंट्रेशन मानी है ए नॉट माइनस एक्स। तो अब मैं इसको उधर भेजता हूँ, इसको इधर। आप लोग, मैं इधर लिखे देना, आप लोग आगे लिखेंगे नीचे इसीलिए। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, dx के ए नॉट माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, आ गया नीचे। और ये dt उधर चला जाएगा तो बराबर आ गया के टी। ठीक है, ये आ गया के टी। अब हमें बस केवल क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसे समीकरण नंबर 2 डाल दो। क्या डाल दो, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 डाल दो, और लिखे समीकरण 2 का समाकलन करने पर। क्या करेंगे, समाकलन करने पर। ठीक है, समीकरण 2 का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, तो समाकलन में करते हैं dx बटे ए नॉट माइनस एक्स, और इधर क्या है के। तो के तो कांस्टेंट है, समाकलन क्या किसका होता है, समाकलन किसका होगा, समाकलन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे dt। ठीक है, क्या dt समाकलन क्या है, वेरिएबल का होता है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो ये करेंगे। ठीक है, अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएं, ये चीज समझ लो। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएं, जब टाइम क्या था, t बराबर 0, समझ लो ये मेरी बात, और टाइम t, तो टाइम की तो लिमिट लग गई यहाँ। ठीक है, अब सांद्रता में काहे की कितनी लिमिट लगाए, ये बात समझो। ये जो सांद्रता है उसमें कहाँ से कहाँ लिमिट लगाएं, क्योंकि लिमिट लगाने में ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कि लिमिट कैसे लगानी। तो यहाँ तो जब हमने रिएक्शन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो टाइम 0 था, 0 सेकेंड। फिर मान लो t टाइम तक ऑब्जर्व किया तो t टाइम पर कोई भी। ठीक है, इधर मैं लिमिट क्या लगाऊं,
तो एक बात समझ लो, जब क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में हमने लिया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तब हमारी जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, एक बात समझ लो, जब हमारी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी इसकी कितनी थी, ए नॉट, कितनी थी, ए नॉट, ये लिखी कितनी थी, ए नॉट थी। जब टी टाइम बीत गया तो कंसंट्रेशन हमारी कितनी बची, ए नॉट माइनस एक्स, मतलब चेंज कितनी हुई कंसंट्रेशन, चेंज कितनी हुई कंसंट्रेशन में, चेंज कितना आया, देखो समझो, स्टार्टिंग में थी ए नॉट, बाद में हो गई ए नॉट माइनस एक्स, तो चेंज कितना आया, यही एक्स का तो चेंज आया, मतलब एक्स घट गई, यही हुआ ना, जैसे जैसे टी टाइम बढ़ा आगे वैसे ही कंसंट्रेशन घट गई, कितनी, एक्स घट गई, तो यही बात समझ लो बस, ठीक है, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन कितनी घट गई हमारी, एक्स, कितनी, एक्स, ये बात समझ लो, ठीक है, कंसंट्रेशन हमारी कितनी घट गई, एक्स। तो इतना पहले देखो समझ में आया कि नहीं, जल्दी से देखो, आगे समझ में, चलो आगे करते हैं, इतना समझ में आ गया ना, चलो अब देखो, तो ये बात समझ में, तो t बराबर 0, यहाँ पे हमने सीधे t टाइम पे ले रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट देखो, ये आप सोचेंगे यहाँ पे लिमिट, ओके, तो यहीं पे लिमिट लगाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे t टाइम क्या ले लिया, यहाँ समझ लो पहले, यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने पहले ही ले लिया है, क्या ले लिया, पहले ही मैंने ले लिया है कि जो कंसंट्रेशन है वो मैंने टी टाइम की ले ली है, कि टी टाइम पर कंसंट्रेशन हमारी कितनी थी, यही मैंने ले लिया ना, ठीक है, तो जो टी टाइम पर मेरी कंसंट्रेशन थी वो कितनी है, वो मैंने यहाँ पे पहले ही ले ली है, ठीक है, जो टी टाइम पर मेरी कंसंट्रेशन कितनी थी वो मैंने यहाँ पे पहले ही ले ली है। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे, चलो आगे, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट मारता हूँ, तो मुझे लिमिट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टी टाइम पर ले ली कंसंट्रेशन। अगर मैं यहाँ पे केवल ए रखता, समझ लो मेरी एक बात, अगर मैं यहाँ पे ये वाला ए ना हटाता, ठीक है, ये वाला मैं ए ना हटाता, ठीक है, ए नॉट माइनस एक्स से, तब मुझे यहाँ से ए नॉट से ए टी, ठीक है, या ए नॉट माइनस एक्स मुझे लिमिट लगानी पड़ती, तो मैंने यहाँ पे ले ही लिया है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अब मैं dx का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, तो ये आएगा, ये आपको याद ही रखना है कि जो dx का इंटीग्रेशन होता है वो नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस क्या होता है, एक्स, ये बात समझ लो, ठीक है, बराबर इधर क्या आ जाएगा, के टी प्लस सी, ठीक है, क्या आ जाएगा, के टी प्लस सी, इसे इक्वेशन नंबर डाल दो। अब ये सी क्या है, ये कोई, जब हम क्या करते हैं इंडिफिनिट, जब हम इंडिफिनिट करते हैं ना, कोई चीज इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, इसे समीकरण नंबर, यहाँ पे एक है, ये दो, ये तीन, इसको कितना डाल दोगे, तीन, ये समीकरण नंबर 3। अब इधर देखते हैं, ठीक है, इधर देखिए, इतना नोट करो फिर आगे देखते हैं, इतना नोट करें फिर आगे देखते हैं, रेस कर दो मैं इसको, चलो ओके रेस करता हूँ, चलो आगे देखते हैं। तो इतना हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 ये आई है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आया माइनस का लॉग ए नॉट माइनस का एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, ठीक है, क्या है, के टी प्लस सी, और यहाँ पे तो हमारी लिमिट लगी थी ना, तो लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, 0 से टी, यही तो थी लिमिट, तो यहाँ पे के टी क्या है, 0 से टी, ठीक है, यही हमारी लिमिट थी, तो माइनस का लॉग ए नॉट माइनस एक्स, यहाँ हमारी कोई लिमिट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे हमने लिमिट लगाई है के टी 0 से, अब क्या करना है, एक बार टी की जगह पे 0 रखना है, देखो, तो के लिमिट कैसे खोली जाती है, ये जो टी है इसकी जगह पे एक बार टी रखोगे तो वही रहेगा, माइनस करके इसमें एक बार टी की जगह पे कितना रखोगे, 0, क्योंकि लोअर लिमिट, और प्लस का सी, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे एक बार टी की जगह पे, तो हमने के ऐसे लिख लिया, टी की जगह पे टी रखा तो टी ही रहा, एक बार जो नीचे माइनस करके फिर करेंगे वही चीज लिखेंगे, पर टी की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस सी, तो ये तो हो गया 0, तो हमारा कितना बचेगा, के टी ही बचेगा ना, यहाँ पर के टी बचेगा, ये तो 0 हो गया, और प्लस का सी है ये, ठीक है, और माइनस का लॉग यहाँ तो चल ही रहा है, माइनस का लॉग ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारी आ गई से, यही हमारी इक्वेशन आई थी, इसको हम बता लेंगे, जो भी हमारी होगी 4 या 3 नंबर, ठीक है, क्या है, इसको 3 माना था तो इसको मैं 4 मान लेता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखो क्या, एट टी बराबर 0, ये बात समझो, एट टी बराबर 0, जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तब कंसंट्रेशन ए की कितनी थी, ए नॉट, कितनी थी, ए नॉट, स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्शन एनालिसिस करनी स्टार्ट की थी, ठीक है, तो उस समय एक्स तो हमारा क्या था, 0, तो एक्स बराबर क्या था, 0, ये बात समझ में आई,
ये t बराबर 0 x बराबर 0 है हमारा, क्योंकि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी तो उस समय उसकी जो सांद्रता थी वो नहीं घटी थी, ठीक है, तो वो a नॉट थी, तो मतलब उस समय जो x की वैल्यू थी वो कितनी थी 0, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो जब हम x का मान इसमें रखेंगे तो आएगा माइनस का log, और यहाँ पे a नॉट x की जगह कितना रखना है 0, और बराबर इधर कितना है k, और t की जगह पे 0 और प्लस c, तो यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा माइनस का log, और ये तो 0 तो a नॉट, ये तो आ जाएगा ना, ये आ गया किसका मान c का, ठीक है, ये किसका मान आ गया c का, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमने क्या कर दिया c का मान निकाल लिया, अब ये c का मान उठा के आप इस वाली इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे c का मान, यहाँ पे लिख देता हूँ c का मान 4 में रखने पर, जो मैंने इक्वेशन नंबर ये 4 बनाई है, ये वाली जिसमें kt प्लस c आया था, इसमें रख दूंगा मैं c का मान, तो बाकी तो सब सेम ही रखना है, माइनस का ln a नॉट माइनस x इक्वल टू k t प्लस c की जगह पे कितनी वैल्यू आई हमारी, ये आई है माइनस की ln, तो इसको मैं माइनस ही कर देता हूँ, माइनस का ln a नॉट। अब हमें वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी देखते हैं, हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं, k को निकालने के, तो k को एक तरफ बाकी सब एक तरफ, ठीक है, तो ये kt में इधर देखता हूँ kt, ठीक है, ये kt उधर ही रहा समझ लिया तो इधर है, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये माइनस का ln इधर आएगा बराबर, ये माइनस का ln kt की तरफ था, kt से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ln a नॉट, ये प्लस का हो गया माइनस, ये तो माइनस का है ही ln a नॉट माइनस x, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, ये kt की तरफ था ln a नॉट, मैंने kt को उधर ही रखा, ln a नॉट को दूसरी तरफ भेज दिया तो वो प्लस का हो गया, और ये तो इधर माइनस का है ही, ठीक है, इतना ही। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये वाला मैं यहाँ पे बताता हूँ कि log a माइनस log b क्या होता है, log a बटे b, ठीक है, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बटे b, वही फार्मूला यहाँ पे लगा देना, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हटा देता हूँ उसको, ठीक है, तो ये हो गया हमारा log a और ये हो गया log b, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना कि k t बराबर ln a नॉट, ये हो गया a और बटे में पूरा कितना आ जाएगा a नॉट माइनस का x, ठीक है, kt बराबर ln a नॉट माइनस, अब इधर देखते हैं इसके बाद इधर, ठीक है, तो अगर मैं k बराबर kt बराबर इतना आ गया kt ln a नॉट माइनस x, ठीक है, इतना आ गया, अब देखो ध्यान से इधर, तो मैं k बराबर अगर यहाँ से निकालूं तो क्या आ जाएगा 1 बटे t ln a नॉट माइनस का x, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया ना, k बराबर 1 बाई टी ए नॉट माइनस x, और देखो यार, तो अब क्या करो, ये ln क्या है नेचुरल लॉग है, अब नेचुरल लॉग की वैल्यू तो नहीं निकाल पाए, तो क्या करें इसको log 10 बना लेंगे, नाम है log 10, तो जब भी हम log 10 बनाते हैं तो 2.303 से गुणा कर देंगे, और बटे में तो t है ही, तो ये नेचुरल लॉग हट के क्या देगा log बेस 10, और a नॉट बटे a नॉट माइनस x, ये हमने क्यों किया ऐसा, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो हमें log 10 पर वैल्यू पता होती है, ठीक है, कि log 10 2 की वैल्यू कितनी है, log 10 3 की वैल्यू कितनी है, नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है, इसलिए हमने इसको log बेस 10 बना दिया, तो यही तो था हमारा फार्मूला, यही था ना, ये फार्मूला था ना, k बराबर 2.303 t a नॉट माइनस x, ठीक है, यही हमारा आ गया वेग स्थिरांक का फार्मूला, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, डेराइव हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे k क्या है पता है आपको, क्या है वेग स्थिरांक है, t क्या है समय, क्या है समय, जितने भी मिनट पे आपको वेग स्थिरांक चाहिए, a नॉट क्या है जो भी हमारा विकारक है उसकी प्रारंभिक, जो विकारक है उसकी प्रारंभिक मतलब t बराबर 0 पर जो उसका सांद्रता होगी, तो क्या है ये प्रारंभिक सांद्रता, a नॉट माइनस x क्या है, a नॉट माइनस x क्या है t समय बाद जो उसकी सांद्रता बचेगी, t समय बाद बची हुई सांद्रता लिख लेंगे, ठीक है, किसकी अभिकारक की, तो ये हो गया k, ठीक है, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर अभी हम और अभी आगे बढ़ते हैं, नोट करो फिर आगे डिस्कशन करते हैं, हाफ लाइफ टाइम सब डिस्कशन करेंगे, जल्दी से नोट कर लो, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ओके चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके चलो मैं अब इसके हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, चलो रेस करो, रेस करो, चलो रेस करता हूँ, ओके चलो, तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से हमारे पास ये आ गया इतना, तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ,
अब हम यहाँ पे लिखेंगे अर्ध आयु। क्या लिखेंगे? अर्ध आयु। अर्ध आयु। अर्ध आयु को हम टी हाफ से डिनोट करेंगे, इससे टी 1/2 से। ठीक है, तो अगर आप इसकी परिभाषा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अर्धायु क्या होगी? वह समय अंतराल जिसमें कोई रिएक्शन 50% पूर्ण हो जाती है, क्या कहलाती है? अर्धायु कहलाती है। उस रिएक्शन की क्या कहलाएगी? अर्धायु। आप लिख लेना। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला था उससे निकालने का फार्मूला क्या था? K बराबर 2.303 T और यहाँ पे क्या था? log 10 और A0 बटे A0 माइनस 6। ये फार्मूला था। हमें क्या है? अर्धायु निकालनी है। ठीक है, तो अर्धायु क्या होगी? अर्धायु मतलब 50% रिएक्शन पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं T बराबर T हाफ मतलब जो भी हम टाइम ले रहे थे उसको आधा कर देंगे। जब हम टाइम आधा कर देंगे तो जो हमारा A है, A0 है, वो क्या हो जाएगा? A0/2। ये बात समझ में आई? अर्धायु के लिए, अर्धायु के लिए क्या हो जाए? यहाँ पे लिख लेना, पहले परिभाषा लिखना, उसके बाद यही सेम चीज यहाँ जो समीकरण जो भी थी वहां से अर्धायु यहाँ पे लिख लेंगे। अर्धायु के लिए, अर्धायु मतलब आधा समय ना, पूरी रिएक्शन टी में हो रही थी तो आधी रिएक्शन टी के आधे टाइम में, तो उसको हमने टी हाफ लिख दिया। और जब स्टार्टिंग में जब टी टाइम ले रही थी तो कितना A0 है, तो A0 माइनस 6 हो रहा था, तो ये कितना हो जाएगा? A0/2। आधी तो बचेगी कंसंट्रेशन, आधी रिएक्शन अगर पूर्ण हो जाएगी तो कंसंट्रेशन आधी तो बचेगी प्रारंभिक, तो A0, ये बात इसमें रख लो। तो K बराबर 2.303 टी की जगह पे कितना रखें? टी आधा मतलब टी हाफ इनटू ये log 10 ऐसे लिख लो। ठीक है, log 10 A की जगह A0 है, इसकी जगह पे कितना रखना है? यहाँ पे समझो, A0 की जगह पे कितना रखना है? A0 ही रखना है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये लिखेंगे A0 माइनस एक्स, लिखेंगे A0 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि A0 माइनस एक्स क्या है? टी समय बाद जो बचती है कंसंट्रेशन, तो टी समय बाद वैसे कितनी बचती थी? A0 माइनस एक्स। अब हम आधी ही कर रहे हैं रिएक्शन, आधा टाइम, तो आधे के बाद आधी तो बचे A0/2, तो यहाँ पे लिखते हैं A0/2। ठीक है, तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा? A0/2 A0 माइनस एक्स, जो भी बचती थी ना कंसंट्रेशन टी समय बाद, तो यहाँ पे समय कितना है? टी हाफ, तो कंसंट्रेशन कितनी बचेगी? आधी बचेगी, जो पहले ली थी उससे आधी बचेगी ना, तो पहले ली थी A0 और उसका आधा कटे तो by 2, तो यहाँ पे रख दिया, इसकी जगह पे क्या रखते हैं? A0/2, तो A0 से A0 कैंसिल, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, K बराबर 2 आ जाएगा 2.303 और नीचे क्या है? T हाफ इनटू log 10। ठीक है, और ये क्या बचा? 1/1, ये 1 और बटे में 1 और बटे में 2, ये बचा, तो ये दो ऊपर आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है वो हमें पता है, 2.303 इनटू log 2 की वैल्यू होता है 0.3010 और टी हाफ, जब आप इनको क्या करेंगे? इनकी गुणा कराएंगे तो आपको आ जाएगा K बराबर 0.693 और बटे में टी हाफ। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से अगर मैं टी हाफ की वैल्यू निकालूं, टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइड में की, यही तो मैं फार्मूला लिखा था। ठीक है, तो इससे आप क्या कर पाएंगे? कोई भी प्रथम कोटि की रिएक्शन होगी उसके लिए आप क्या निकाल पाएंगे? टी हाफ। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो अगर ये फार्मूला याद रखें K बराबर 2.303, ये वाला याद रखेंगे। उसमें क्या करो? जहां पे A0 माइनस एक्स है वहां पे A0/2 रख दो, तो सीधे कट जाएगा और ये आ जाएगा, या तो सीधे याद रखेंगे। इसे प्रूव करना भी आता है और इससे क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, तो आप याद रखेंगे कि जो हाफ लाइफ टाइम होगी किसी भी प्रथम कोटि के विक्रिया के वो इस प्रकार से निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है? K T हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड में 1। ठीक है, डिवाइड में K। ठीक है, K क्या है? रेट कांस्टेंट है। T हाफ क्या है? आधा लाइफ टाइम, मैंने बताया ना, अर्धायु क्या है इसकी? अर्धायु। समझ गए? ये बात समझ गए? ये टी हाफ क्या है? अर्धायु है इसकी, तो इसे भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। जल्दी नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। ओके, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, रेस कर दूं? रेस कर दूं? ओके, चलो रेस कर दो। चलो, तो हमारे पास दो फार्मूले आ गए हैं। कौन कौन से? एक आ गया है जो वेग स्थिरांक होगा K बराबर 2.303 डिवाइड में 2, यहाँ पे log 10 A0 बटे A0 माइनस एक्स। इससे क्या हो गया? हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे।
दूसरा फार्मूला आ गया है टी हाफ 1/2 बराबर 0.693 डिवाइड में के। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले, नोट कर लो यहाँ पे। ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है। ए नॉट माइनस एक्स क्या है, कितने समय बाद कितनी सांद्रता बची है, ये वो है, ठीक है। और टी क्या है, लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम नहीं, टी समय, जितना भी समय 10 मिनट दिया हो, और ये क्या है, अगर ये 10 मिनट है तो उसका आधा ये 5 मिनट, ऐसे समझ लो, ठीक है। वो क्या है, टी हाफ। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हमारे पास आ गए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इन्हीं से क्या होंगे, हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व होंगे। तो इतनी बात आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। क्लियर है ना सभी को? ओके, चलो अब हम थोड़ा और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। चलो अब हम एक और बात डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो? ठीक है, तो ये तो हो गई टी हाफ। अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूं, किसकी, लाइफ टाइम, ठीक है, कि कितने समय में पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रिएक्शन हमारी क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जाएगी, वो उसका क्या कहलाती है, लाइफ टाइम। तो अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लाइफ टाइम, ठीक है, या जीवन काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवन काल, किसी अभिक्रिया का जीवन काल। तो ये हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। क्या परिभाषा होती है, वह समय अंतराल जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया 100% कंप्लीट हो जाती है, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है, क्या कहलाती है, उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है, ठीक है। मतलब इस टाइम पर ये क्या हो जाएगी, 100% कंप्लीट हो जाएगी। इसे कहाँ से लिखते हैं, केवल टी से ही लिखते हैं, जैसे ये लिखा है, ये जो लिखा है। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ठीक है। आप जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये पॉइंट आपको बस अपने दिमाग में रखना है। अगर मान लो मुझे इसी रिएक्शन को, जो मैं रिएक्शन ली थी स्टार्टिंग में, ए गिव्स प्रोडक्ट, इसको अगर मैं 100% चाहता हूँ कि कंप्लीट हो जाए, तब मैं देखता हूँ कितना टाइम लेगी ये 100% कंप्लीट होने में, ठीक है। ये 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो समझ लो, अगर ये 100% कंप्लीट करानी है हमको, क्या करानी है, 100% अगर हमें कंप्लीट करानी है, तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ए नॉट, अब मान लो 100 की 100% कंप्लीट हो गई, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ ए नॉट है, तो यहाँ पे जीरो, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना। स्टार्टिंग में इसका ए नॉट सांद्रता थी और उसकी प्रोडक्ट तो बना नहीं स्टार्टिंग में। फिर क्या हुआ, थोड़ा समय लिया हमने, तो यहाँ ए नॉट माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ पे एक्स बन गया, ठीक है। फिर जब 100% पूर्ण होगी तो हमने देखा यहाँ तो जीरो बचा, 100 की 100% पूर्ण हो जाएगी तो मतलब सारा का सारा अभिकारक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और इधर हमारा जो जितनी थी वो क्या आ गई, ए नॉट, ठीक है। तो बात समझ में आई, इधर पूरी की पूरी कितनी आ गई, ए नॉट, जितना ए नॉट इधर था, इधर तो जीरो बच गया, उधर सारी की सारी कंसंट्रेशन कितनी चलेगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लाइफ टाइम, तो एट यहाँ पे देखिए 100% पूर्ण होने के लिए, 100% पूर्ण होने के लिए, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन 100%, पहले तो परिभाषा लिखेंगे इसकी, मैंने आपको बता दी क्या लिखनी है, परिभाषा पहले बता दी हमको क्या लिखनी है, कि वह समय अंतराल जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया 100% पूर्ण हो जाती है, उसका जीवन काल कहलाता है, ठीक है। इसे 30 से प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, 100% अगर रिएक्शन पूर्ण होगी, तो 100% पूर्ण होने के लिए, ठीक है, 100% पूर्ण होने के लिए टी टाइम मान लिया हमने, टी क्या मान लिया, टाइम मान लिया हमने, टी क्या मान लिया, लाइफ टाइम मान लिया टी, या लाइफ टाइम को बड़ा वाला टी मान लो, कौन सा मान लिया, बड़ा वाला टी, कोई भी मान, चलो ये वाला हमने माना है ना, तो बड़ा वाला टी मान लो, इसको क्या मान लिया, कैपिटल टी, ठीक है। तो लाइफ टाइम को हम कहां से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, हमने मान लिया इसको कैपिटल टी, ठीक है। लाइफ टाइम हमने मान लिया कैपिटल टी, 100% पूर्ण होनी है रिएक्शन। तो अगर 100% पूर्ण हो जाएगी तो ए नॉट माइनस एक्स कितना बचेगा, वो भी जीरो बचे, ए नॉट माइनस एक्स कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा ए नॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना आपको, ये बात आपको समझ में आई कि ए नॉट माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जो भी कंसंट्रेशन है ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट होगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी, ये समझ, ए नॉट माइनस एक्स है क्या इस फार्मूले में, ए नॉट माइनस एक्स है कि टी समय बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची है, ये ना। तो हमने क्या, हमें तो पूरी रिएक्शन 100% कंप्लीट करानी है, तो ये देखो 100% कंप्लीट होगी तो कितनी बची, जीरो। तो ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ये वाला मान उठा के इसमें डाल देंगे, तो के बराबर 2.303, और टी को हमने 100% पूर्ण कराना है, तो हम ये वाला टी रख देंगे, टी क्या रख दिया, ये वाला टी रख दिया,
log 10 ए नॉट, और इसकी जगह पे आ गया 0 और टी इधर निकाल लो, हमें यही निकालना ना हाफ फुल लाइफ टाइम। तो के 2.303 और डिवाइड में आ गया के, और इधर क्या है log 10, और इधर ये क्या है, ये किसी के बटे में अगर 0 आ जाता है, किसी के नीचे 0 आ जाता है, उसकी वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब टी का मान कितना आ गया, इनफाइनाइट। कितना आ गया, टी का मान कितना आ गया, इनफाइनाइट। ठीक है, ये बात समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। टी का मान कितना आ गया, इनफिनिटी। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन हम ये नहीं कह सकते कि प्रथम कोटि की विक्रिया 10 मिनट में 100%, मतलब ये रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ठीक है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि जो उसका लाइफ टाइम है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि यहाँ कंप्लीट हो गई, 97% हो गई, 96% हो गई, 95% हो गई, यहाँ तक 99.9% भी हो गई, बट कभी भी 100% नहीं होगी कंप्लीट। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है वो अनंत है, इन्फिनिटी है। बहुत टाइम लेगी, बहुत टाइम लेगी, तब जाके ये कभी कहीं जाके कंप्लीट होगी। तो ये समझ में आई, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जीवन काल की पहले परिभाषा लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आप वहां भी लिखेंगे, पहले अर्धायु की परिभाषा लिखेंगे, क्या होती है, वह समय अंतराल जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है, उसका क्या कहलाती है, उसका जो अर्धायु कहलाती है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया वो डेरिवेशन करना है थोड़ा सा, और इसी प्रकार से आप जीवन काल है निकालेंगे, और ये इस वाले फार्मूले में ये डाल देंगे। मैंने क्या क्या किया, बस ये वाला आपको, तो ये टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट निकल के आ जाएगी। तो इससे आपको ये बात पता लगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती है, 100% पूरी नहीं हो पाती। इतनी बात समझ में आई, इसे भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। जल्दी से नोट कर लो, नोट करो, फिर और भी आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ठीक है, चलो ओके, ठीक, रेज करो, मैं चलो रेज करता हूं। देखो, और भी बातें समझ लो यहाँ से, और भी यहाँ से बातें समझो। यहाँ से देखो, यहाँ पे जो अर्धायु होती है, ठीक है, यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही, जो अर्धायु है इस रिएक्शन की, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पर। हमें ये कोई मतलब नहीं है, अर्धायु को कतई मतलब नहीं है कि आपने प्रारंभ में कितनी मात्रा ली थी, चाहे इसके 5 मोल लो एक ये जो लिए थे, चाहे 15 मोल लो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अर्धायु को कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, उसको केवल लेना देना है किससे, के से। ठीक है, ये बात समझ लो, उसको किससे लेना देना है, के से। तो जो हमारी जो ये है अर्धायु, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किससे, प्रारंभिक कंसंट्रेशन से। किसकी, अभिकारक की प्रारंभिक कंसंट्रेशन से वो बिल्कुल ही क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, उसको कोई कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी ली गई थी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। चलो, ये बात समझ में आई, तो कतई डिपेंड नहीं करते किस पे, कंसंट्रेशन प्रारंभिक है जो इसकी अभिकारक की, उस पर जो हमारे अर्धायु है वो डिपेंड नहीं करते। किसके लिए, केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे, आगे एक पॉइंट और है, अच्छा वो समझ लेते हैं, एक पॉइंट अच्छा है और समझ लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझते हैं। ये पॉइंट देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा जीरो ऑर्डर की बात बताता हूँ आपको। जब हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तो मान लो t बराबर 0 और t बराबर 10। ठीक है, मान लो कि कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर वो 10 मिनट में, समझो मेरी बात, 10 मिनट में 10% पूर्ण हो रही है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये खासियत है कि वो 20 मिनट में 20% पूर्ण हो जाएगी। ये बात मेरी समझते रहो, 30 मिनट में 30% पूर्ण हो जाएगी, 30% पूर्ण हो जाएगी, 40 मिनट में 40% पूर्ण हो जाएगी, और 100 मिनट में 100% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में 10%, कौन सी रिएक्शन, मैं जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर में बताता हूँ क्या होता है, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो जितना टाइम, जितना पार्ट कंप्लीट करने में लेगी उतना सेम टाइम आगे का पार्ट कंप्लीट करने में लेगी। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अगर 5 मिनट में 2% हो रही है तो अगला 2% भी 5 ही मिनट में होगी, फिर अगला 2% 5 मिनट में, फिर अगला 2% 5 मिनट में, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ये नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता ये है कि अगर समझो मेरे पास 100 था, 100 थे, ऐसे समझ लो मेरे पास क्या है 100% रिएक्शन है, ठीक है, क्या है 100% रिएक्शन है। मान लो 10 मिनट में क्या हुई, 10 मिनट में ये 10% कंप्लीट होगी। कितने मिनट में, 10 मिनट में क्या हो गई, ये 10% कंप्लीट होगी। कौन सी रिएक्शन की अब मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा 90, 90, ठीक है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ फिर अगर मैं इसका 10% कम करूं तो वो फिर 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये बात, ठीक है। ये केवल कहाँ पे लागू है, ये केवल जीरो ऑर्डर पे लागू है कि हाँ अगर ये यहाँ से यहाँ 10% घटने में 10 मिनट लगा है तो यहाँ से यहाँ घटने में भी 10 मिनट लगेंगे। ये ट्रू है कहाँ पे, जीरो ऑर्डर पे ट्रू है, लेकिन यहाँ पे ट्रू नहीं है। यहाँ पे कितना होगा वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ट्रू होगा। देखो यहाँ पे अगर हम 10% और करेंगे तो वो आ जाएगी, यहाँ पे आएगा 81। अभी देखते हैं ये कैसे आता है, फिर और हम आगे करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं और आगे करते हैं, यहाँ पे 10% में और इसका करता हूँ 10% और इसमें से मैं रिएक्शन करा देता हूँ, 10% और अपघटित करा देता हूँ तो ये हमारा बचेगा 72.9। कितना बचेगा 72.9, 10%। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या कि जो इनका फ्रैक्शन होगा, ये बात समझ लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो फ्रैक्शन होगा इसका, ठीक है, और इनका और इनका इनका वो क्या होगा सेम। यहाँ से समझ लो, ये बात बहुत ध्यान से समझ लो कि जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा सेम होगा। 100, 100, 90, ऐसे देखो 100, 90, कितना है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आएगा, ध्यान से देखो यहाँ से कितना आएगा, ऐसे का 10/9। यहाँ देखो यहाँ कितना 90 और यहाँ पे 81, यहाँ देखो 90, 81, कितना 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ देखो 81, 72.9, ठीक है, कितना है, सॉरी यहाँ 7.9, 7.81 है ना यहाँ पे 90, हाँ, सो 72, सॉरी यहाँ पे 72.9। ये भी लगभग जब हम करेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, लगभग नॉट 8 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे 72 आएगा, ये क्या 72 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 72, हाँ मैं लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 72, ठीक है, ये मैं 72, ठीक है, कितना आता है 72, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो क्या अगर मैं इसका फ्रैक्शन देखता हूँ 81 डिवाइड में 72 तो कितना 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 9 जा 72, ये कितना है 8 3 जा, ठीक है, इतना। तो एक लगभग लगभग आ रहा है ना, लगभग एग्जैक्ट नहीं, लगभग लगभग आ रहा है, ठीक है। तो ये बात होती है कि जो फर्स्ट ऑर्डर में है अगर 10 मिनट में 10% होगी तो अगले 10 मिनट में फिर 10% हो जाएंगे, फिर अगले 10 मिनट में फिर अगले 10%। लेकिन यहाँ ऐसा आप कुछ मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है, मेरा भी दिमाग कभी कभी हो जाता था जब मैं 12th में था, तो मुझे भी ऐसा लगता था, ठीक है, कि जब हमारे सामने रिएक्शन आती थी कि कोई प्रथम कोटि की विक्रिया 10% 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो 30% कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यही सोचता था कि 10% 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो 30% 30 मिनट में हो जाएगी, 40% 40 मिनट में हो जाएगी। तो ये केवल कहाँ लागू होगा ये समझ लो, केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। तो अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ध्यान से देखना है, ये बंदा आपका काम नहीं करेगा कि हाँ 10% हो रही है 10 मिनट में तो 20% हम 20 मिनट में करते, हो गया आंसर।
ठीक है, ये नहीं होता प्रथम कोटि की विक्रिया में। ठीक है, ये ना तो द्वितीय कोटि की विक्रिया में भी नहीं होता, तृतीय कोटि की विक्रिया में भी नहीं होता। क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, अगर 10 मिनट में 100% से 90 हो रही घट के, ठीक है, तो इनका जो फ्रैक्शन है वो बराबर होगा, ये चीज बता सकते हैं कि हाँ इतना इतना हर बार घटता जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 10% 10 मिनट में है तो 20% 20 मिनट में, 30% 30 मिनट में, ये कह सकते हैं अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो। ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा और इसका आंसर मत बिल्कुल भी दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलो ये पॉइंट आपको समझ हुआ, क्लियर हुआ? चलो कैरेज करो। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ग्राफ देख, चलो पहले ग्राफ देख लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं कुछ ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूँ, वो आप देखेंगे। ठीक है, ओके, चलो ग्राफ ड्रा करते हैं कुछ। किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे? चलो देखते हैं ग्राफ। ये भी ग्राफ भी बनाएंगे, सारे के सारे ग्राफ भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, देख तो किसके किसके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। पहला जो हम ग्राफ बनाएंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके किसके बीच में? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की जो क्या है रेट है दर, अब लिख लेंगे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर वर्सेस अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। पहला ग्राफ हम इन्हीं के बीच में बनाएंगे। ठीक है, तो पहला ग्राफ यानी कि फर्स्ट फर्स्ट लिखेंगे अभिक्रिया की दर वर्सेस अभिकारक की सांद्रता। मैं लिख देता हूं अच्छे से, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। इनके इनके बीच में हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, इधर मैं क्या ले रहा हूं, इधर मैं ले रहा हूं रेट कांस्टेंट के होता है ना रेट कांस्टेंट, इधर ले रहा हूं, इधर मैं कह रहा हूं टाइम, क्या ले रहा हूं टाइम, सॉरी हाँ इधर मुझे क्या लेना है कंसंट्रेशन लेनी है, इधर क्या लेना है मुझे कंसंट्रेशन सी, क्या ले लेता हूं मैं, इधर मैं सी ले लेता हूं और उधर मैं क्या ले रहा हूं क्या रेट, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन, ना सॉरी सॉरी यहाँ पे मुझे रेट लेनी है, अभिक्रिया की दर लेनी है, तो मैं इधर अभिक्रिया की दर लिख लेता हूं आर से और इधर कंसंट्रेशन में लिख रहा हूं सी से, या आप ए से लिख सकते हैं, या तो आप हिंदी में इधर लिख लेना सीधे, या क्या है इधर आप लिख लेंगे नीचे क्या है कंसंट्रेशन सांद्रता है किसकी है कारक की, और इधर क्या है अभिक्रिया की दर, ये हम लिख लेंगे, उधर अभिक्रिया की दर बढ़ रही है और इधर क्या बढ़ रहा है अभिकारक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ये बात आपको अब समझनी। आप देखो फार्मूला क्या आता है यहाँ देखते हैं, k बराबर 2.303 और यहाँ पे क्या था t log 10 a बटे a नॉट माइनस एक्स, ये है ना, ये है। और हमने क्या किया था a ये p, ये कोई रिएक्शन थी, तो यहाँ पे अगर मैं रेट लिख रहा था तो क्या लिखते रेट बराबर k और कंसंट्रेशन क्या थी ये थी ना, ये तो हमने रेट निकाली थी, तो हम किसके किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, ग्राफ खींच रहे रेट के बीच में और ये a के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया मान लो ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, ऐसा समझ लो हमने रेट कहाँ पे लिया है, ये मान लो x एक्सिस है ये y एक्सिस, तो y एक्सिस पे रेट लिया है तो y हो गया, ये क्या हो गया हमारा x। ठीक है, ये क्या हो गया x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y बराबर m x प्लस c, c हमारा जीरो है यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है c, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है सरल रेखा की इक्वेशन, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन आएगी, कैसी आएगी स्ट्रेट लाइन, कैसी आएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस पे मैं फार्मूला भी लिख सकता हूँ r बराबर क्या है k, यही तो हमारा है क्योंकि हमने जब रेट लिखी थी तो यही तो आई थी इक्वेशन हमने हमारी जो इक्वेशन आई थी क्या है यही थी। ठीक है, यही आई थी, तो रेट बराबर k, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, किसका ग्राफ हो गया किसके किसके बीच का, अभिक्रिया की दर वर्सेस अभिकारक की सांद्रता। तो ये a लिखो या c जो भी ये लिखा था ना वहां पे, तो ये भी लिख देना, ये ही लिख देना, मतलब जैसे जैसे क्या करेंगे हम रेट तभी बढ़ेगी जब a बढ़ेगा। ठीक है, मतलब a अगर बढ़ता रहेगा तो रेट है वो भी बढ़ती रहेगी। ये तो रेट लॉ भी कहता है कि अभिक्रिया की मतलब सांद्रता जितनी मतलब अभिकारक की सांद्रता जितनी ज्यादा होती है रेट क्या होता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो देखो इस ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू इसकी कम हो, आर की वैल्यू भी कम होगी तो ए की भी वैल्यू कम होगी। यहाँ पे देखो आके आर की भी वैल्यू ज्यादा है और ए की भी वैल्यू ज्यादा है। ये हमारा ग्राफ, इसे बना लो फिर आगे दूसरा ग्राफ बनाते हैं। इसे बना लो फिर दूसरा ग्राफ बनाएंगे। ओके चलो दूसरा बनाते हैं। अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं, स्लोप स्लोप क्या होती है टेन थीटा, बता देता हूं
टेन थीटा, ये होती है ना स्लोप। या सीधे यहाँ से देख लो, m की जगह पे क्या है k, तो स्लोप इसकी क्या आ जाएगी k, ऐसे समझ लो, ठीक है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है, इतना बस ग्राफ ये समझ लो, ये हो गया हमारा ग्राफ। चलो आगे, आगे, ओके, आगे मूव करें, चलो आगे मूव करते हैं। ओके, दूसरा जो हम ग्राफ बनाएंगे, वो दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। क्या बनाएंगे? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। तो दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे, वो बनाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ठीक है। दूसरा ग्राफ हम किसके बीच में बना रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन और समय के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ लूंगा रेट, एक तरफ लूंगा टाइम। तो इधर मैं ले रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, इधर क्या ले रहा हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन, और इधर मेरा क्या चल रहा है? टाइम, ठीक है। अब देखो मैं ये ग्राफ कैसे बनाता हूँ, अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कैसे बनाता हूँ ग्राफ, देखो ध्यान से। ओके चलो, तो मैंने रेट की इक्वेशन क्या लिखी थी? R बराबर के ई, ये लिखी थी ना, R बराबर के ए, ये लिखी थी। रेट की रिएक्शन मैंने ये लिखी थी ना। अब देखो मैं ध्यान से, यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ, R बराबर के की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? के की वैल्यू यहाँ से कहाँ गई? के की वैल्यू ये यहाँ से मैं के बराबर 2.303 टी ln log ए नॉट बटे ए नॉट माइनस एक्स, ये होती है के की वैल्यू। तो मैं के की वैल्यू यहाँ पे ये डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर डालूं 2.303 टी अपॉन log 10, तो ए नॉट बटे ए नॉट माइनस एक्स, ये तो समझ लो किसकी कंसंट्रेशन ही तो है, टी टाइम पर ये को भी है, ये क्या है? ये तो कंसंट्रेशन है। हमें ग्राफ से बता रहा हूं ना, हमें ग्राफ खींचना है, तो ये कंसंट्रेशन है। तो आर, अब मेरी बात ध्यान से देखो, किस पे डिपेंड? ए नॉट पे डिपेंड कर दे, तो मैं इसको ए ऐसे, अब इसको मैं 2.303 को अगर मैं हटा दूं, और इस टाइम को हटा दूं, तो क्या आ जाएगा? ये देगा, तो ln ऐसा वाला बचेगा, ln ये बचेगा, ये वाला बचेगा कि नहीं? हाँ बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ln और 1/t बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए नॉट माइनस एक्स। क्या गया? क्योंकि हमने क्या किया, 10 कब बनाया था? 2.203 ये लगाया था, इसको हटा दे दो, तो मैं अब r इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, तो log में होता है उसको e की पावर में लिख सकता हूँ, 1/t, और इसको मैं e की पावर माइनस ए नॉट माइनस एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो भी पावर होती है वो कहाँ आ जाती है? जो भी पावर होती है वो पहले आ जाती है, इसका मतलब इसकी पावर 1/t भी लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस का ए नॉट बटे ए नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पे कहता है 1/t, ये होगा ना। तो मैं रेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, और के तो हमारा ए के की वैल्यू हमने डाल दी है, के ऐसे भी, तो रेट ऐसे आ सकती है ना। ये बात समझ में आई? रेट हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रेट हम कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से हम कह सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। तो यहाँ से रेट से हमारा क्या समझ में? ये आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये रेट इस पावर में, मतलब अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, और कैसा? नेगेटिव स्लोप का। कैसा? नेगेटिव स्लोप, क्योंकि माइनस वैल्यू आ रही, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस पॉइंट से ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, घटेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी जो रेट है वो यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं, r बराबर के ई, और ए अगर हम निकालना चाहें तो वो हम निकाल सकते हैं वहां से, वो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? e की पावर ए नॉट ई माइनस के टी, कितना आ जाएगा? ए नॉट, सॉरी यहाँ पे ये पूरा लिख लेना, आप जो लिखना है आप लिख लेना, या तो आप इतना समझो, ठीक है। तो ये हमारा किसके बीच में होगा? टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। चलो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा ग्राफ खींचते हैं, खींचे दूसरा। ओके चलो दूसरा ग्राफ खींचते हैं। ओके चलो दूसरा ग्राफ खींचते हैं, टी हाफ और ए नॉट के बीच, ठीक है। टी हाफ और ए नॉट के बीच, किसके किसके बीच में? दूसरा ग्राफ खींचने जा रहे हैं, टी हाफ मतलब अर्धायु, और इसके बीच में अभिकारक की कंसंट्रेशन, वो भी प्राइमरी वाली अभिकारक की कंसंट्रेशन, जो भी अभिकारक है उसकी सांद्रता के बीच में। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे मैं अभिकारक की कंसंट्रेशन में ले रहा हूँ, ए नॉट मानी थी, तो ए नॉट में इधर ले रहा हूँ अभिकारक की कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिख लेना आप लोग हिंदी में, ए नॉट अभिकारक की कंसंट्रेशन, इधर क्या ले रहा हूँ मैं? टाइम,
क्या ले रहा हूँ, टाइम, ठीक है, और वो भी कौन सा टाइम ले रहा है, टी हाफ। तो हमें तो पता है, हमने फार्मूला निकाला टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई टी। तो हमें तो यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि जो टी हाफ है वो डिपेंड ही नहीं करता कहीं भी ए पर वो डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, तो कोई टेंशन ही नहीं। बस यहाँ पे ऐसे लिख दो, ये सीधे जा रहा है अपना मस्त हो गया, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई टी। ये ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले ग्राफ वगैरह खींचो, तो इस प्रकार से आप ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। तो ये सारा हमने डिस्कशन कर लिया, जो भी फर्स्ट ऑर्डर में डिस्कशन हो सकता था, ऑल आई हैव कवर्ड, ठीक है। ओके, तो इसे भी नोट करो।